को सभी पता है कि हर साल जो है यूजीसी साल में 2 बार जो है कंडक्ट कराती है नेट का पेपर। और नेट का पेपर जब हम क्वालिफाई करते हैं तो हमारे साथ जो है जितने भी सारी चीज़ें हैं, यदि कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, उसमें सारी चीज़ें हेल्प करती है। जैसे हमारे स्टेट लेवल पे होती है सेट, है ना, और सेंट्रल लेवल पर होती है नेट, साथ ही साथ जो है सेंट्रल टीईटी होता है, और यहाँ भी जो है छत्तीसगढ़ टीईटी भी होता है। तो हम देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में जो है नेट का जो पेपर है वो पिछले साल सिर्फ एक बार हुआ, और इस समय जो है दिसंबर का जो पेपर है, दिसंबर 2020 का पेपर, वो अभी कंडक्ट होने वाला था जून में, लेकिन वो भी जो है क्या हो गया, डिले हो गया। कि किस तरीके से जो है आगे होने वाले हैं, अभी तक डेट जो है हमको पता ही नहीं है। हो सकता है ऐसे लाइव आने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, क्योंकि मैंने ट्राईपोड मंगाया था, अभी तक ट्राईपोड आया नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो। बट मैं आप सभी को अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से जो है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई किया है विदाउट एनी कोचिंग। मैंने कोई भी कोचिंग नहीं करी है, मैंने सेल्फ स्टडी सिर्फ किया है 3 to 4 मंथ, उससे ज़्यादा तो नहीं। और किसी की क्वेरीज हो तो वो पूछ सकते हैं। हम थोड़ी देर में सेशन स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से जो है नेट क्वालिफाई करते हैं। और मेरा जो शायद ये सेशन है आप लोगों के लिए थोड़ा यूज़फुल हो सकता है। अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं होगी तो आप लोग बोल सकते हैं कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं है करके। धीरे धीरे लोग ऐड हो रहे हैं। हाँ, विदाउट पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप यूजीसी नहीं दे सकते, आपको पता होगा विधि। जब मैं आप लोगों के साथ पढ़ रहा था तो मेरे मास्टर्स चल रहे थे वहीं से। सिद्धार्थ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूजीसी जब पेपर कंडक्ट कराती है तो उसके 2 पेपर होते हैं। पहला जो है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, और दूसरा जो है ना, दूसरा जो है आपके मास्टर्स का जो सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं कि फ़र्स्ट पेपर हमारे लिए, कई लोग क्या होते हैं कि अपने मास्टर्स का जो सब्जेक्ट है उसको वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि पहले पेपर पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जबकि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले पेपर में जो है उतना ही फोकस करना पड़ता है जितना आप सेकंड पेपर में। आप सेकंड पेपर में यदि आप देखें अपने मास्टर्स का जो सब्जेक्ट है उसमें हर कोई जो है इतना तो पढ़ लेता है अपने मास्टर्स में कि वो सेकंड पेपर का 100 क्वेश्चन में से कम 50 to 60 क्वेश्चन वो सॉल्व कर ले। लेकिन यदि हम पहले पेपर में जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, यदि उसमें से हम 20 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो शायद ही जो है हमारा नेट क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो हमको जो है आज हम उस बेसिस पे बात करेंगे कि फ़र्स्ट पेपर जो है किस तरीके से क्वालिफाई, अच्छा खासा मार्क्स लाया जा सकता है। जब मैंने क्वालिफाई किया था तो मेरे जो है 50 क्वेश्चंस रहते हैं फर्स्ट पेपर में, तो 50 में मेरे जो है तकरीबन 33 क्वेश्चन सही हुए थे, और सेकेंड पेपर का 57। तो उस हिसाब से मैंने जो है नेट जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई किया है। वही सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि जब हम फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। साहिल कुमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। मेरी आवाज़ क्लियर है? देवेंद्र साहू,
तो हम देखते हैं कि पहला पेपर जो है हम किस तरीके से तैयारी करें, है ना। तो पहले पेपर के लिए मदान सर की बुक आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, मेरे पास रखी हुई है बुक, ये है ना, NTA UGC नेट, नीचे लिखा होगा मदान सर, है ना। नाम है इसका KVS मदान और अंशुबाला मदान। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो पहला पेपर के लिए है ये, है ना, UGC के लिए ही आता है स्पेशली जो है। और हम जो है पहले पेपर को मदान सर की बुक से पढ़ के हम कम से कम जो है 30+ जो है हम जो है फर्स्ट पेपर में जो है क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो हम जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मैं जो है इसके पूरे पेपर को पूरे बुक को जो है 1 महीने में लगातार कंटिन्यू पढ़ा था। और इससे जो मैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाया था वो लगभग 40 पेज का था। हो सकता है जब आप इस बुक को पढ़ें तो आपको कई सारे वर्ड्स जो है वो समझ ना आए, और पहले पेपर में खेल है सिर्फ वर्ड्स का। आप यदि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया, है ना, और साथ ही साथ बोध का क्वेश्चन हो गया, शिक्षण अभिवृत्ति का क्वेश्चन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है हमको शब्दों में उलझाया जाता है। लेकिन जब मदान सर की जब हम बुक देखते हैं तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको जो है एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो है क्वेश्चन के रूप में लगभग हर एक चैप्टर के बाद जो है 300 क्वेश्चंस हैं। आप उन 300 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली जो है आपके जो 5 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, पर एक यूनिट से, तो उसमें जो है आपको वो हेल्पफुल करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि UGC नेट के पहले पेपर में जो है ना, 10 चैप्टर्स होते हैं, और उन 10 चैप्टर्स में से जो है आपके प्रत्येक चैप्टर से जो है 5 क्वेश्चन आते हैं। ओम पाटिला, ये जो हमारे भाई है ओम पाटिला, इन्होंने भी जो है पॉलिटिकल साइंस में नेट क्लियर किया हुआ है। तो जब हम इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं तो हमको ये समझ आता है कि UGC नेट का जो पहला पेपर है उसको डिवाइड किया गया है 10 चैप्टर्स में, और इन 10 चैप्टर्स में से हर एक चैप्टर का 5-5 क्वेश्चन आता है, मतलब टोटल हो गए 50 क्वेश्चंस, और उन 50 क्वेश्चंस का वेटेज होता है 100 नंबर्स, है ना। पर जो है आपको जो है 2 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर में ही जो शिक्षण अभिवृत्ति है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, बोध का क्वेश्चन है ना, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, और जो गणित के क्वेश्चन है ये थोड़े हार्ड रहते हैं क्योंकि इनके शब्दों में जो है हार्डनेस रहती है। इसलिए जो लोग हैं वो सेकंड पेपर तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर में जो है लैग कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो टोटल 50 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं और उनका नेट जो है वो रुक जाता है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि जब मैंने ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने BEd करी है ना, ना ही मैं जो है इन टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है मैं पूरी तरीके से मतलब अवेयर था कि किस तरीके से जो है पूरी तरीके से तैयारी की जाती है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत किया कि मुझे तो क्लियर करना ही था। है एक बोलते हैं ना कि बैकअप, है ना, एज बढ़ने के साथ साथ जो बैकअप चाहिए रहता है वो सारी चीज़ें सब लोगों को दिमाग में चलती है। तो वही जो है कि जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो तकरीबन मेरे जो है 35 से 40 पन्ने के नोट बने थे, जो शॉर्ट नोट्स हम बोलते हैं। तो इस टोटल बुक में जो है पेजेस आपको बता रहा हूँ कितने हैं, लगभग 1200 पन्ने हैं इस बुक में। अभी जो नई बुक आई है उसमें तकरीबन जो है 1200 पन्ने हैं, इसमें लगभग 1000 होंगे, अभी कुछ कुछ चीज़ें और ऐड हुई है। और जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो बहुत कम लोग ही जो है नेट क्वालिफाई कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ना, पेपर के जो या जो भी जो एग्ज़ाम में आता है उसके सारी चीज़ों को ना समझना। अब पुराना पैटर्न जो है चले गया, पिछले साल से ही 2019 से ही पैटर्न चेंज हो चुका है। और पैटर्न जब चेंज हुआ था ये सारी चीज़ें, कौन सा बुक है, मदान सर की बुक है भाई UGC नेट की, एक आती है शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता करके, KVS मदान और बाला मदान का। हो सकता है इसका कवर पेज जो है वो अब चेंज हो गया हो। मेरे पास ये जो है पुराना बुक रखी हुई है, तकरीबन 1 साल की पुरानी है ये बुक, है ना, तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। अभी इसका कवर पेज जो है वो चेंज हो गया होगा, लेकिन मदान सर की बुक बोलोगे आप किसी भी बुक डिपो में तो आपको जो है ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है अमन भाई। तो
जब हम देखते हैं कि यूजीसी के पहले पेपर, मतलब जो है ना शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति है, उसका पहला चैप्टर होता है शिक्षण अभिवृत्ति, या बोल सकते हैं उसको टीचिंग एप्टीट्यूड। मतलब अब टीचिंग एप्टीट्यूड नाम से ही समझ आ रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब हमको किस तरीके से पढ़ाते हुए, यदि हम बच्चों को यदि कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हमको किस तरीके से जो है चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में ही पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड में बनाया हुआ है कि एक जो है टीचर, उसका एटीट्यूड जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, वो बच्चों से किस तरीके का व्यवहार करे, है ना, उन सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में। जैसे कि आप लोग सभी जो है अपना मास्टर्स जो है अलग अलग सब्जेक्ट में करते हैं, जैसे मैं हिस्ट्री में किया हूँ, है ना, तो मैं आज कॉलेज में भी हिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो और कुछ लोग होंगे जो पॉलिटिकल साइंस वाले होंगे, आर्ट्स के सब्जेक्ट के और होंगे, एजुकेशन वाले होंगे, है ना, जियोग्राफी वाले होंगे, हिंदी लिटरेचर वाले होंगे, इंग्लिश लिटरेचर वाले होंगे। उन सभी के लिए जो है पहला पेपर सेम होता है, ठीक है, जो यूजीसी नेट करवाता है। मैं CSIR नेट का बात नहीं कर रहा हूँ जो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैंने सिर्फ आर्ट्स की बात करी, है ना। तो आर्ट्स में जो है पहला सब्जेक्ट जो है सिमिलर रहता है सबका। तो मैंने जैसे आपको बताया कि शिक्षण अभिवृत्ति का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपका पहला चैप्टर होता है, और यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब 5 क्वेश्चन में वो शब्दों से खेलता है, हर बार आपको शब्दों में ऐसे उलझाएगा, आपको यदि एक शब्द पढ़ा है ना, तो आपको सेकंड शब्द समझ नहीं आएंगे, वहाँ पर आपकी समझदारी बनेगी इस बुक से किए हुए क्वेश्चन से, क्योंकि इस बुक में जो है सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जब आप एक ही क्वेश्चन को बार बार जो है आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आती है कि किस तरीके से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसका सेकेंड जो चैप्टर है वो है शोध अभिवृत्ति, जिसको रिसर्च भी बोलते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। मतलब अब देखो, अब कई लोग जो है मास्टर्स करेंगे, उसके बाद नेट JRF क्वालिफाई करके PhD करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा PhD का कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है, कोर्स वर्क, है ना। तो अब कुछ लोग जो है रिसर्च के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपको PhD का पता है कि उसमें सारी चीज़ें क्या होती है, रिसर्च बेसिस होती है। तो हमको जो है रिसर्च से डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो हमको उस सारी चीज़ों के बारे में, जब कभी हम PhD करते हैं तो उसके बारे में पहले ही हमको रिसर्च एप्टीट्यूड में बता दिया जाता है कि आप जो है रिसर्च को किस तरीके से पढ़ेंगे। और इस पूरे 10 यूनिट्स का सबसे हार्ड चैप्टर जो है वो शोध अभिवृत्ति है, क्योंकि यहाँ शब्दों से खेलने के साथ साथ आपके दिमाग से भी खेला जाता है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपके दिमाग को जो है इस तरीके से उलझाया जाएगा कि आप एक ही वर्ड का यदि 5 क्वेश्चन भी बनाए तो आपको लगेगा कि यार सब सेम है, लेकिन सारे क्वेश्चंस जो है अलग अलग रहते हैं। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जो शोध अभिवृत्ति है, रिसर्च एप्टीट्यूड, और आगे जो PhD करने वाले हैं वो तो इस यूनिट को जो है बहुत अच्छे से पढ़े, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके बाद तीसरा यूनिट होता है बोध या कॉम्प्रीहेंशन। अब बोध क्या है, कोई चीज़ें हम जो है बोध करते हैं, तो सबसे पहला जब हम मदान सर की बुक पढ़ते हैं उसमें यही बताया गया है कि कॉम्प्रीहेंशन है क्या। जब आप इस बुक का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मदान सर जो है किस तरीके से जो है बातें करते हैं और किस तरीके से उनके शब्दों का जो जाल है वो कितना विस्तृत है, ठीक है। उनका भी जो बैकग्राउंड रहा है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है, वो बहुत ही सुपर्ब रहा है। ना जाने इस बुक को पढ़कर कितने लोगों ने जो है, सर आपने PhD किस में किया है, मेरा अभी PhD कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं PhD कर रहा हूँ, परसुइंग है मेरा, मैं हिस्ट्री से कर रहा हूँ, और मेरा सब्जेक्ट जो है वो है पुरातत्व। तो जब आपको जो है बोध में, कॉम्प्रीहेंशन में जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चंस भी जो है पूरी तरीके से पैसेज, जो आप बचपन में पैसेज देखते रहे होंगे तो वो पैसेज के अकॉर्डिंग होता है। आपको एक लंबा सा पैसेज दे दिया जाएगा और नीचे जो है कुछ ऐसे जटिल प्रश्न रहेंगे जिसका जो अंश जो है उस पैसेज में आपको बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन आपको वहाँ पर अपने दिमाग का ध्यान रखना है। आपको जो है उस समय जो है आपकी जो नॉलेज है, जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, उसको पूरा यूज़ करना पड़ेगा। तो तीसरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। जैसे पहले चैप्टर आप पढ़ के जाएंगे तो मदान सर की बुक से जितना क्वेश्चन हो सके सॉल्व करिए, और कहीं से क्वेश्चन मिल रहा है उसको सॉल्व करके आपका पहला जो यूनिट है वो आराम से बनेगा। सेकेंड यूनिट में आपके पूरे दिमाग का खेल है, तीसरे यूनिट में भी पूरे आपके दिमाग का खेल है, जिसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। आप जब वहाँ बैठेंगे तो आप जो है अपने दिमाग को इतना शांत रखिए
कि आप जो है किसी भी चीज़ को यदि पढ़ रहे हैं तो आपको जो है पूरा सार समझ आ जाए, तब आपका जो है ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। चौथा चैप्टर होता है कम्युनिकेशन। अब देखो कम्युनिकेशन में आप सभी को पता है कि या तो जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है या तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जिन लोग बीटेक वाले हैं उन लोगों को फर्स्ट ईयर में ही बता दिया जाता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। इनफॉर्मल वो होता है जो हम अपने दोस्तों से या अपने परिचितों से करते हैं, और फॉर्मल वो होता है जब हम प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं या अपने किसी टीचर से बात करते हैं, तो वो जो है फॉर्मल हो जाता है। इसी चीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं मदान सर की बुक, तो कम्युनिकेशन में हमको यही सारी चीज़ें बताई जाती है। साथ ही साथ हमको कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से चैनल का हम यूज़ करते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ हमको जो है कम्युनिकेशन के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी बताया जाता है। तो चौथा चैप्टर से भी जो है आपके जो है 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और ये उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आपको ईजिली जो है बन जाएगा। बस आप जो है वहाँ पर अपने माइंड में जो है ध्यान रखना कि आप जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है किन लोगों के साथ करते हैं। जब आप चीज़ें अपने मुंह से ट्रांसमिट करते हैं किसी दूसरे को सुनाने के लिए, तो बीच बीच में कौन सा मीडियम आता है। सिर्फ जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये 4th चैप्टर है कम्युनिकेशन का। तब आप जो है कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस है उसको ईजिली जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। 5वां चैप्टर होता है गणितीय तर्क एवं अभिव्यक्ति, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब मैथमेटिकल रीजनिंग, तो मैथमेटिक्स में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस कभी पूछ लेगा, आपको जो है साधारण ब्याज कभी पूछ लेगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज कभी पूछ लेगा, आपको जो है छूट भी पूछ लेगा, आपको जो एवरेज निकालने के लिए भी बोल देगा, आपको रेशियो पूछ लेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में समाहित है। और ऐसा होता है कि आप जो है 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस पहले भी पढ़ा है, और उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं जितने बैंक पीओ वगैरह में पूछे जाते हैं। आप जो है नॉर्मली यदि करके भी जा रहे हैं, आपको बेसिक नॉलेज है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप जो है ये सारी चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। तो गणितीय तर्क का बस यही है कि आप 10th की बुक उठाइए, जो आप सीजी बोर्ड वाले हो गए या सीबीएसई वाले भी जो 10th का बुक पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का, वो आप सॉल्व करके चले जाइए। उसका स्टार्टिंग का 1 to 5th, बस उसका जो चैप्टर है ना 1 to 5th, बस उतना ही कर लीजिए। आपको जो है इस यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन आप बना लेंगे। जो इसका 6th यूनिट है वो होता है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिक लगाने का जो है अब यहाँ पर जो है आएगा कि आपको लॉजिकल रीजनिंग में किस तरीके से जो है दिमाग लगाना है। और इसका जो शब्द हैं जैसे निगमनात्मक, आगमनात्मक, है ना, आधार और निष्कर्ष, थोड़े से जटिल हैं, लेकिन आप जब इस बुक को पढ़ें तो एक पेज लीजिए और पेज में जो है जितने भी जटिल वर्ड हैं उनको जो है मेंशन करते जाइए। आप मेंशन करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी कि इस शब्द का उल्लेख या इस शब्द को हमने कहाँ पढ़ा है। उससे रिलेटेड जो है आप बगल में एक क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे मेरे पास एक शब्द है निगमनात्मक, तो मैं जो है निगमनात्मक से रिलेटेड जो मैं मदान सर की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वहाँ पर जो है आप साइड में लिख लीजिए या अपने एक पेज में लिख लीजिए। आप निगमनात्मक लिखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखिए। 3-4 क्वेश्चंस में ओवर हो जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको वहीं से चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब उसके बाद जो है जब हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में ही कि हमको जो है इसमें बहुत सारा तर्क लगाने की आवश्यकता हो जाती है। अब तर्क किस चीज़ का, जैसे अब मेरे को कोई एक आध क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, जैसे हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है। आप इस क्वेश्चन को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको निगमनात्मक और आगमनात्मक का जो है आपको अर्थ जो है वो समझ ना आ जाए। कुछ लोग इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में भी जो है डायरेक्ट चीज़ें होती है, लेकिन क्वेश्चन में वो फंस जाते हैं। आप लोग जो है निगमनात्मक आगमनात्मक का जो है यदि आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं तो आप फंसेंगे ज़रूर। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप उसके क्वेश्चंस का पैटर्न देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए था। तो आप यदि इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं इतना ही बोलूँगा कि आप जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो मैं हिंदी के वर्ड्स अभी बोल रहा हूँ, उसको जो है जितना हो सके आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फंसाता बहुत है यूजीसी पहले पेपर में। सेकेंड पेपर में तो आपके मास्टर्स हैं उसमें, है ना, तो आपने उतना तो पढ़ा होगा कि आप क्वेश्चन की जो मनोवृत्तियाँ हैं या क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आप वो समझ पाएँ, लेकिन पहले पेपर में ये फंसा देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को पता है, आप बचपन से बनाते आ रहे हैं।
10th में भी बनाया होगा, 11th में भी बनाया होगा, 12th में भी बनाया होगा, और पूरे आप बीएससी भी किए होंगे मैथमेटिक्स में तो उसमें भी बनाया होगा। इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग में जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहता है उसमें भी बनाया होगा, डेटा किस तरीके से भरे जाते हैं, है ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में ये होता है कि आपको जो है ना, जैसे यहाँ पर एक मैं वो दिखा रहा हूँ, जैसे ऐसे टेबल दे दिए जाएंगे, कभी कभी जो है टेबल दिए जाते हैं, कभी जो है ग्राफ बना के दिए जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में जो चीज़ें पूछी जाएंगी उसको जो है बड़े अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तब आपको जो है वहाँ से सार समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमको किस तरीके से बनाना है। जो CGPSC में क्वेश्चन आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, हाँ डेटा का, वो जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े से जो है UGC से हार्ड रहते हैं। रीज़न ये है कि उसमें जो है ज़्यादा ही घुमा दिया जाता है, लेकिन जब हम पहले पेपर में देखते हैं इसका UGC का तो उतना ज़्यादा वो हार्ड नहीं रहता है। आप यदि ना नॉर्मली ही पढ़े तो आपको जो है आप अपने मन में ही जो है उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो भले ऊपर के वर्डिंग जो है थोड़े से हार्ड थे, लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा कि उनके जो टेबल को देखा या ग्राफ को देखा तो मेरे को जो नीचे क्वेश्चन लिखे हुए थे वो सारे क्वेश्चन मैं अपने मन में ही सॉल्व कर डाला। अब सोचो कितने क्वेश्चन रहते होंगे और कितने इजी रहते होंगे। 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। या तो कभी कभी ये गेम खेल देता है, कभी जो है एक पैराग्राफ दे देगा, एक जो है आपका मैप दे देगा, है ना, या ग्राफ में दे देगा, और दूसरा जो है टेबल में दे देता है, और एक में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा और एक में जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा। तब आप लोग जो है क्या करते हैं कि हड़बड़ी के चक्कर में अरे इसको पढ़ूँ उसको पढ़ूँ, आप जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें आप कंफर्म रहिए कि आपको वो सारे क्वेश्चन सही हैं। आप उतने में जो है वो कंफर्म रहिए, आपका डेफिनेटली जो है नेट निकलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 40 क्वेश्चन, शायद 40 क्वेश्चन के आसपास जो है मैं कंफर्म था कि सही हो सकता है। अब उसमें 33 क्वेश्चन सही हुआ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरे से गलती हुई हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो हम जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें जो है आपको जो है कंफर्म रहना पड़ेगा कि मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ या जितना भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो है वो सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में बोला जाता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आप सभी लोग आज के डेट में सूचना से या इंफॉर्मेशन से जो है आप परिचित हैं, है ना। और इस यूनिट से जो है अधिकतर जो है आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। हो सकता है कि 2 स्टैटिक पूछ ले तो 3 करंट अफेयर पूछ ले। अब करंट अफेयर में कैसे पूछेगा, जितने भी योजनाएं निकल रहे हैं शिक्षा से रिलेटेड वो सारी चीज़ें पूछता है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए आपको जैसे वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, है ना, कौन सा जो है आपके जैसे ओपेरा मिनी हो गया या फायरफॉक्स हो गया, ये किस तरीके से वेब ब्राउज़र है, होम पेज कैसा काम करता है, वेबसाइट कैसा है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है ना। और कभी कभी जो है वो शॉर्ट फॉर्म का जो है ना, या तो जो है वो शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग पूछ देगा, जैसे अब www इसका वो फुल फॉर्म पूछ देगा, है ना, या तो किसी और शॉर्ट चीज़ का जो है वो फुल फॉर्म पूछ देता है। तो जैसे अब मैं एक आध क्वेश्चन जैसे ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्पूल, तो वहाँ पर लिखा जाएगा कि स्पूल का पूरा नाम क्या है। स्पूल SPOOL, है ना, या SPOOL। तो इसका जो है वो फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो जब उसमें लिखा रहेगा, अब उसमें भी वो कंफ्यूज करता है, स्टार्टिंग के 2 वर्ड सब में सेम रहेंगे या लास्ट के 2 वर्ड सब में सेम रहेंगे, स्टार्टिंग के 2 अलग रहेंगे। आपको वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जो है आप थोड़ा सा जो है उस टाइम अपने दिमाग को शांत रहिए और सोचिए कि स्पूल है और ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, तो यदि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो किस तरीके से इसका नाम हो सकता है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप अपने आर्ट्स सब्जेक्ट में भी, है ना, या कहीं से सुना हो, या कोई जो है बीटेक किया हो या BE किया हो, उसको ये सारी चीज़ों की नॉलेज थोड़ा रहती है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है यहाँ से जो पूछे जाते हैं वो जो है इजी होते हैं और ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको जो है फुल फॉर्म हो गया या आपने जो पढ़ाई करी है वहाँ बस आपको रिलेट करने आना चाहिए, ठीक है। जैसे साथ ही साथ इसमें पूछा जाता है जितने भी योजनाएं चल रहे हैं, जिसमें ये पूछता है अधिकतर स्वयं प्रभा का, स्वयं का, है ना, जो स्वयं की कक्षाएं चलती है। स्वयं जो है एक योजना है बच्चों के लिए। स्वयं प्रभा के बारे में पूछेगा, ई-सिंधु के बारे में पूछता है, जो PhD कर रहे हैं उनके लिए जो अपना वो रिसर्च पेपर किस में अपलोड करते हैं। जैसे हम लोग जो अपना रिसर्च पेपर अपलोड करते हैं तो हमारे लिए भी कहीं कहीं से रेफरेंस उठाने के लिए हमको ई-सिंधु का उपयोग करना पड़ता है, स्वयं प्रभा का उपयोग करना पड़ता है।
तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यदि वो कम्युनिकेशन से यदि 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 3 क्वेश्चन वो इन्फॉर्मेशन से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको योजनाओं के बारे में, है ना, और साथ ही साथ जो है जो भी योजना हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिलीज़ करती है उसके बारे में पूछा जाता है, या तो जो है आपको कम्युनिकेशन या फुल फॉर्म पूछा जाएगा। और हर साल एक फुल फॉर्म तो पूछा जाता है किसी भी शॉर्ट फॉर्म का। ठीक है, इसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, किसी की क्वेरीज हो तो वो पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है लोक विकास और पर्यावरण, जिसको बोला जाता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। नाम से ही समझ आ रहा है, पीपल मतलब लोग या हम लोग, डेवलपमेंट मतलब जो आप विकास कार्य देखते हैं, अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं वो, एंड एनवायरनमेंट जैसे कल जो है विश्व पर्यावरण दिवस था, मुझे मौका मिला कहीं पर जो है सेमिनार आयोजित करने का विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इस जो है 9th चैप्टर में पूछी जाती हैं। मतलब एनवायरनमेंट का वो क्वेश्चन पूछेगा जिसमें वो पूरी तरीके से रिलेट करेगा हम लोगों को, साथ ही साथ जो है किस तरीके से पर्यावरण को साथ में लेकर हम जो है विकास कार्यों को कर सकें। जैसे मेरे कल जो कुछ साथी थे वो मतलब कल विश्व पर्यावरण दिवस हुआ तो उसमें बोल रहे थे कि औद्योगिकीकरण हो रहा है जिससे जो है पेड़ कट रहे हैं, या और कुछ चीज़ें चल रही हैं जिससे जो है सारी चीज़ें हो रही है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है ना। तो जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमको ये समझ आता है कि हाँ, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, लेकिन हम जो है किसी भी तरीके से जो है विकास कार्य को रोक नहीं सकते, क्योंकि विकास हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए एनवायरनमेंट ज़रूरी है। तो किस तरीके से दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाया जाए, किस तरीके से जो योजनाएं चल रही हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे वो जो है गंगा को बचाने के लिए हो, नमामि गंगे परियोजना हो, नर्मदा को बचाने के लिए हो, आप लोग देखते ही हैं कि बहुत सारे योजनाएं चलती रहती है, तो उससे रिलेटेड एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही जहाँ जो है एनवायरनमेंट का कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्टैटिक क्वेश्चंस में से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोसिस्टम शब्द का आविष्कार या इकोसिस्टम शब्द जो है किसने सबसे पहली बार बोला था, या किसने इन्वेंटेड किया था, या सबसे पहले जो है किसने जो है ये सारे वर्ड्स बनाए, है ना। साथ ही साथ जो है एसडीजी क्या है ना, उसके साथ साथ जो है अम्लीय वर्षा जो है किस लिए होती है ना, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। ये स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, जो हम बचपन से पर्यावरण में पढ़ते आ रहे हैं। तो उसका यदि 2 क्वेश्चन दे रहा है वो, तो 3 क्वेश्चन जो है वो देगा आपका जो है करंट अफेयर से। यदि आपका 2 क्वेश्चन यदि वो करंट अफेयर से पूछ रहा है तो 3 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से पूछा जाएगा। जैसे हर साल का उसका क्वेश्चन रहता है ग्रीन हाउस गैस, अम्लीय वर्षा, इन दोनों में से वो एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि किस तरीके से जो है आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। यदि आप जो है एक पर्यावरणविद हैं या आप पर्यावरण के जानकार हैं तो आप किस तरीके से अपने आस पड़ोस में जो है चीज़ों को देखेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। तो 4 पॉइंट देता है वो। अब वहाँ पर जो है वो पूरा तरीके से लिखेगा आवासा या चारों, है ना। तो वहाँ पर जो है आपका तर्क लगेगा और तर्क से जो है आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है शिक्षा, हायर एजुकेशन सिस्टम। अब ये जो 10th चैप्टर रहता है वो भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड रहते हैं। पहला रहता है उच्च शिक्षा प्रणाली, और दूसरा इसका क्वेश्चन रहता है मतलब दूसरा जो इसमें चैप्टर है वो है प्रशासन, राजनीति एवं शासन प्रबंध। मतलब पहले में वो पूछ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम जो है किस तरीके से है, और सेकंड जो है पूरा पॉलिटी से रिलेटेड है। जो पॉलिटी के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि, है ना, कि पॉलिटी जो है किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 10th यूनिट में जो 2nd चैप्टर होता है वहाँ से एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछा जाता यदि वो पॉलिटी से पूछ रहा है तो। बाकी सारी चीज़ें वो उच्च शिक्षा प्रणाली से बोलता है, और उच्च शिक्षा प्रणाली से जब वो पूछेगा तो वो सारा करंट अफेयर ही पूछेगा। वो कोई भी स्टैटिक का चीज़ नहीं पूछता है, बहुत कम स्टैटिक का चीज़ पूछता है। जैसे कोठारी आयोग क्या था, या कोठारी आयोग जो है किस तरीके की अनुशंसाएँ देता है, या पूछेगा कि हायर एजुकेशन के लिए कौन कौन सी संस्थाओं ने अपना योगदान दिया है। 4 दे दिया जाएगा, कोठारी आयोग दे दिया जाएगा, फजल अली दे दिया जाएगा, ऐसे करके कुछ 4 आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। अब वहाँ बस आप पढ़े रहेंगे कि हायर एजुकेशन में जो है कौन कौन सी जो है संस्थाएं थी जिन्होंने जो है सहयोग किया है, तो आपको जो है वहाँ क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। वहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो 10th चैप्टर है और 9th चैप्टर है, यहाँ पर आपको करंट अफेयर से जुड़ा रहना पड़ेगा।
और उतना ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप करंट अफेयर को कैटेगराइज कर लीजिए कि ये जो है शिक्षा से रिलेटेड है, और आप गूगल में सर्च करेंगे या आप किसी यूट्यूब चैनल में सर्च करेंगे तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि करंट अफेयर्स जो है वो हमको कहाँ से मिल पाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आपको एनवायरनमेंट का करंट अफेयर देखना है, और दूसरा जो है शिक्षा प्रणाली। जैसे आज हम लोग छत्तीसगढ़ में देखते हैं महतारी दुलार योजना, ये भी शिक्षा से रिलेटेड है क्योंकि बच्चों के शिक्षा के लिए। साथ ही साथ जब महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लागू करी, उसके कुछ दिनों के बाद, मतलब घोषणा करी, उसके कुछ दिनों के पश्चात ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि जिनके बच्चे है ना, या जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, या जिनके माता पिता जो है कोरोना काल में जो है एक्सपायर हो गए हैं, उनके बच्चों के लिए पूरी शिक्षा जो है मुफ्त की जाएगी। तो इस साल का जो है ये तो टॉपिक है ही। और दूसरी बात एनवायरनमेंट, तो कहीं ना कहीं कोरोना काल से जुड़ा हुआ एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन की किल्लत हुई, आप लोगों को पता है एनवायरनमेंट में, है ना, ऑक्सीजन की किल्लत हुई, लोग कितने लोग जो है ऑक्सीजन से जो है एक्सपायर होते हैं। तो इस साल का जो है हॉट टॉपिक बोलते हैं ना, जो आने लायक है, तो मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट का जो है वो कोरोना काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। और शिक्षा में रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, बच्चों के लिए जो है जिनके माता पिता जो है कोरोना काल में एक्सपायर हो गए, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिक्षा से रिलेटेड। या तो पूछा जाएगा कि अमाउंट कितना दिया, या पूछा जाएगा कि वो कौन सी योजना है जो नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों की शिक्षा के लिए अभी लागू किया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखें कि 10 चैप्टर की तैयारी जो है हम किस तरीके से करें, है ना। इसके बाद भी कुछ लोगों को जो है डाउट होगा, तो आप लोग जो है मुझे, है ना, इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, या मुझे जो है यूट्यूब में भी देख सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी मेरे को क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे, या फेसबुक में भी, है ना, प्रतीक जैन पीजे करके है मेरा आईडी, आप उसमें भी जो है ना, मुझे बोल सकते हैं कि सर इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करें, है ना। क्योंकि इसमें मेरे कुछ स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, है ना, आ रहे हैं जा रहे हैं फाइनल ईयर वाले। नाम समझ आ रहा है कि कौन कौन जिनको मैं जानता हूँ, अभी वो कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट